अभी तक हमने साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में 2 प्रैक्टिकल बताए हैं आपको। पहला था इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा था HSPQ। वो दोनों ही इंग्लिश में थे। अब मैं आपको हिंदी के प्रैक्टिकल्स बताऊंगी कैसे लिखना है उन्हें। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे परीक्षण संख्या फर्स्ट, और उसमें फिर बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि, फिर आप इसमें सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे यानी कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। इसमें फिर आप इंट्रोडक्शन देंगे इंटेलिजेंस का, जिसमें आप लिख सकते हैं प्रकृति ने समाज को एक ऐसा रूप दिया है जिसमें व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन व्यक्तिक विभिन्नताओं का एक प्रमुख कारण बुद्धि के भिन्न स्तर हैं। छोटे बालकों से लेकर बड़े व्यक्तियों तक मानसिक योग्यता में भेद पाया जाता है। किसी कक्षा में विद्यार्थी भी भिन्न मानसिक योग्यता वाले पाए जाते हैं। एक ही कक्षा में विद्यार्थी एक ही शिक्षक से पढ़कर विभिन्न प्रकार के प्राप्तांक लाते हैं। इसका प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार की बौद्धिक स्तर का होना है। ये आप बता देंगे इसमें कि इंटेलिजेंस सबका अलग अलग होता है, बुद्धि सबकी अलग अलग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसमें। ठीक है, फिर आप इसमें बता सकते हैं डेफिनेशन। डेविड वैसलर के अनुसार ये डेफिनेशन इसमें दी गई है। बुद्धि व्यक्ति के वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। फिर इसमें आप बताएंगे बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। मीनिंग में आप ऐसे लिख सकते हैं बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सोचने समझने में सक्षम होता है तथा भिन्न परिस्थितियों में व्यवहार को अनुकूलित करता है। ठीक है, फिर आप इसमें डेफिनेशन बता देंगे। जैसे ये बिने के अनुसार डेफिनेशन इसमें है, बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना, पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है। बुद्धि के सारे तत्व निष्कर्ष निकालना, भली भांति समझना, सुविवेक को बनाना है। फिर वैगनन के अनुसार एक डेफिनेशन है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर इसमें आप बताएंगे बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस में आप बताएंगे। फिर बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों को लाभ उठाने की क्षमता देती है। ऐसे ही आप सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे उसमें। क्या आप लोग देख लीजिए। लास्ट है इसमें, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य काल तक होता है। बर्थ टू अडोसेलेंस तक इंटेलिजेंस हमारी डेवलप करती है। फिर आप इसमें बताएंगे बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जिसे मूर्त बुद्धि कहते हैं, अमूर्त बुद्धि जिसे अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं, और सामाजिक बुद्धि जिसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। इन्होंने इसमें मूर्त इंटेलिजेंस में बताया है, मूर्त बुद्धि में बताया है उन्होंने कि जो चीज़ें हम देखते हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में चिंतन कर सकते हैं। ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा इसमें। देन उन्होंने अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, अमूर्त बुद्धि, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम उन चीज़ों का भी एनालिसिस कर पाते हैं या उनके बारे में सोच पाते हैं जिन्हें हम सामने देख नहीं रहे होते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में बताया था कवि, साहित्यकार, चित्रकार, क्योंकि ये सब अपनी प्रेडिक्शन के बेसिस पे ही काम करते हैं। इन्हें कोई देख कर सामने तब चीज़ें नहीं करनी होती हैं। थर्ड उन्होंने बताया सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस।
सोशल इंटेलिजेंस में इन्होंने बताया है इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है। मतलब एक व्यक्ति अपने समाज में कैसे कैपेबल है और दूसरों के साथ कितना कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, ये इसमें बताया गया है, जिसके संबंध में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में। सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति सामाजिक विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। इन्होंने बताया है कि जो सोशल इंटेलिजेंस व्यक्ति में होती है वही सोशल थिंकर्स होते हैं और वही सोशलिस्ट बनते हैं। देन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के निर्धारक। मतलब इन बुद्धि को कौन कौन निर्धारित करता है, तो इसमें पहला है हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रायः बालकों की बुद्धि में अपने माता पिता की बुद्धि से पर्याप्त मात्रा में समानता दिखाई देती है। देन है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, बुद्धि के विकास में वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। थर्ड है इसमें स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य पर बुद्धि का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हम जितने हेल्दी होंगे हमारी इंटेलिजेंस भी उतने ही अच्छे से काम करेगी। देन है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। इसमें स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने जर्नल फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर्स की बात की है, जिसे सामान्य कारक और विशिष्ट कारक कहते हैं। ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। स्पेयरमैन ने सामान्य कारक जी फैक्टर को स्पष्ट करते हुए बताया है कि सामान्य कारक व्यक्ति की समस्त बौद्धिक एवं मानसिक क्रिया में पाया जाता है। मतलब कि जो जी फैक्टर होता है वह व्यक्ति के सारे ही बौद्धिक और मानसिक क्रियाओं में इन्वॉल्व होता है। फिर इन्होंने स्पेशल फैक्टर्स के बारे में बताया है। विशिष्ट कारकों के विषय में इन्होंने 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं दी हैं कि एस कारक का स्वरूप परिवर्तनशील होता है, यानी कि स्पेशल फैक्टर्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। स्पेशल कारक की मात्रा निश्चित नहीं होती है, यानी कि जो विशिष्ट कारक है उनकी मात्रा नहीं निर्धारित होती है पहले से। और विशिष्ट कारक पर प्रशिक्षण और अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। देन है सेकेंड थ्योरी, जो थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से जानी जाती है। थर्स्टन ने इसे 1930 में दिया था। इन्होंने कोई एक या 2 फैक्टर नहीं बताया है, ग्रुप थ्योरी दी है इन्होंने बताया है कि प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक सामान्य तत्व प्रमुख रूप से विद्यमान रहता है, जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करता है। फिर इन्होंने 9 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है मौखिक योग्यता, जिसे वर्बल एबिलिटी कहते हैं। स्पेशल एबिलिटी स्थान संबंधी योग्यता, अंक संबंधी तत्व न्यूमेरिक फैक्टर, स्मृति तत्व जिसमें है मेमोरी फैक्टर, शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, निगमन तर्क तत्व इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, आगमन तर्क तत्व जिसमें है डिडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व परसेप्चुअल फैक्टर्स, समस्या समाधान योग्यता प्रणाली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर। ये 9 फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं। फिर है गिलफर्ड
का बुद्धि संबंधी सिद्धांत और बुद्धि प्रतिमान। गिलफर्ड थ्योरी इन्वॉल्विंग अ मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। गिलफर्ड की थ्योरी में उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, विमान दिए थे, जिसमें पहला था संक्रिया ऑपरेशन, दूसरा था विषय वस्तु कंटेंट, तीसरा था उत्पादन प्रोडक्शन। संक्रिया से तात्पर्य हमारी उन मानसिक चेष्टा, तत्परता और क्रियाशीलता से होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन तथा मनन का विषय बनाते हैं। ये उन्होंने और संक्रिया के बारे में बताया है। देन उन्होंने उसे बुद्धि के प्रयोग में लाने का दूसरा आधारभूत आयाम कंटेंट के बारे में बताया है। फिर उन्होंने प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के बारे में बताया है। गिलफर्ड ने अपने उपरोक्त त्रिआयामी प्रतिमान 3D मॉडल भी कहा जाता है इसे, के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है कि किसी भी मानसिक या बौद्धिक कार्य को करने में प्रत्येक आयाम से संबंधित कम से कम एक तत्व या कारक की आवश्यकता पड़ती है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो 3D मॉडल के अकॉर्डिंग इनके जो 3 फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं उसमें से किसी एक फैक्टर की ज़रूरत हमें ज़रूर पड़ती है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है उनके 3 फैक्टर्स जो उन्होंने फर्दर कैटेगराइज किए हैं संक्रिया, संज्ञान और प्रोडक्ट में। संक्रिया को उन्होंने डिवाइड किया है फिर संज्ञान कॉग्निशन में, फिर सेकंड है इसमें मेमोरी, थर्ड है स्मृति यानी कि थर्ड है एकविध चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग, बहुविध चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग, फिफ्थ है इसमें मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। ये उनका 3D मॉडल है पूरा, इसे आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं। इसमें इन्होंने पहले ये बताया है कंटेंट को, फिर बताया है ऑपरेशंस को, फिर प्रोडक्ट्स को के सारे टाइप्स बताए हैं। फिर कंटेंट में इन्होंने फर्दर कैटेगराइज किया है फिगर F, सिंबॉलिक S, सिमेंटिक M, बिहेवियरल B। फिगर के बारे में आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है। आकार के बारे में इन्होंने कहा है किसी भी देखने वाली वस्तु का रंग, रूप, आकार, आकृति आदि। संकेतात्मक सिंबॉलिक के बारे में बताया है, शाब्दिक सिमेंटिक के बारे में बताया है, व्यवहारिक बिहेवियरल के बारे में बताया है। देन इनका जो उत्पादन है प्रोडक्शन के बारे में बताया है। प्रोडक्शन को इन्होंने कैटेगराइज किया है इकाइयाँ यूनिट्स में, वर्ग या श्रेणी क्लासेस में, फिर संबंध रिलेशंस में, प्रणाली सिस्टम में, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन में, अनुप्रयोग इम्प्लीकेशन में। तो गिलफर्ड के अनुसार बुद्धि के कुल 5×4×6 यानी कि 120 कारक होते हैं। फिर इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षण का अर्थ इसमें बताया गया है। बुद्धि परीक्षण का उपयोग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कई सदियों से चला आ रहा है, परंतु इसका मनोवैज्ञानिक रूप से विकास 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी के पूर्व से प्रारंभ हुआ। अल्फ्रेड बिनेट साइमन जैसे मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जैसा कि मैंने बताया था कि अल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था और आईक्यू का फॉर्मूला भी इन लोगों ने दिया है। ये इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें लिखा हुआ है। फिर है बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता, मतलब कि इंटेलिजेंस टेस्ट की ज़रूरत क्यों हुई। तो मानसिक योग्यता का ज्ञान करने के लिए। सेकंड है शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो हम कैसे करिकुलम को डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमें इंटेलिजेंस टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, जैसे कि मैंने बताया कि इंटेलिजेंस टेस्ट को इंटेलिजेंस डिफरेंसेस को जानने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानने के लिए। विशिष्ट योग्यता का मापन, मतलब कि अगर स्पेशल एबिलिटीज़ हैं किसी में तो उसका मेजरमेंट कर पाएंगे हम। देन है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का स्वरूप कैसा है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग होता है, अर्थात इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं। इन क्षमताओं का पूर्ण योग बुद्धि है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी की समस्या के समाधान में सूझ का सहारा लेता है। ठीक है, ये नेचर है इंटेलिजेंस का। इसका वर्णन हम इन निम्न आधार पर कर सकते हैं: सीखने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, पर्यावरण में समायोजन की योग्यता। ये था नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। दिन है बुद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सर्वप्रथम सन 1895 में व्यक्तिगत भेद की मान्यता दी गई। जैसे जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने की चेष्टा की गई, इसमें बुद्धि को मापने की परीक्षण बहुत प्रसिद्ध हुए। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में गाल्टन ने विभिन्न इंद्रियों के कार्य को मापने के लिए कुछ परीक्षण बनाए। इसमें कैटल का भी नाम आता है, बिनेट और साइमन का भी नाम आता है, जिन्होंने 1905 में बनाया था। फिर स्टर्न का नाम आता है, 1912 में इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। भारत में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण सन 1922 में C.H. राइस ने के द्वारा बिनेस परीक्षण भारतीय अनुकूलन से प्रारंभ हो गया था। 1917 में मुनरो ने प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण का निर्माण किया। ये पूरे टेस्ट दिए गए हैं, किसने कौन सा टेस्ट दिया है उसके बारे में, जैसे कि बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक समूह परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण, बुद्धि परीक्षण है, बिनेट साइमन परीक्षण है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, पीजन का अशाब्दिक परीक्षण है। ये सारा डिस्क्रिप्शन है मेजरमेंट के बारे में इंटेलिजेंस के। फिर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे। तो ये बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें सबसे पहले बिने और साइमन के बाद उनके बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। इसमें से कुछ परीक्षा ऐसे भी थे जो एक समय में एक ही व्यक्ति पर लागू किए जा सकते थे, और कुछ ऐसे थे जो एक साथ सामूहिक रूप से किए जाते थे। तो इसको हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में बिने साइमन परीक्षण है, अलेक्जेंडर स्थानांतरण परीक्षण है, घन रचना परीक्षण है, कोहस ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण है। और सामूहिक परीक्षण में आर्मी अल्फा परीक्षण है और आर्मी बीटा परीक्षण है। मेंटल एज, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि।
इसमें है मानसिक आयु, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है वो बिने ने दिया था। बिने के अनुसार मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है। ये मानसिक आयु के बारे में बताया है बिने ने। बुद्धि लब्धि, आईक्यू के बारे में स्टैनफोर्ड बिनेट ने 1916 में इस पर प्रयोग किया था। बुद्धि लब्धि से हमारा तात्पर्य उस संख्या से होता है जो मानसिक आयु को वास्तविक रूप से भाग देकर प्राप्त की गई संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त होती है। ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। मानसिक आयु अगर हमारी 15 वर्ष है, वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो हमारा आईक्यू जो है वो 125 हो जाएगा। देन इसमें रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है, जिसे जेसी रावेंस के नाम से जानते हैं। इसे 1936 से 38 में दिया था जेसी रावेंस ने। इसे अशाब्दिक या भाषा रहित परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिए थे। पहला था एसपीएम, जिसे मानक प्रगतिशील मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड था सीपीएम, रंगीन प्रगतिशील मैट्रिक्स। थर्ड था एपीएम, उच्चतर प्रगतिशील मैट्रिक्स। कि एसपीएम के बारे में बताया गया है कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बनाया गया है। देन सेकंड है सीपीएम। सीपीएम जो था वो 4 साल से 10 साल के बालकों की बुद्धि की जांच के लिए था। और एपीएम जो था वह उन व्यक्तियों के लिए होता है जो बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ होते हैं और ऊपर दिए दोनों मैट्रिक्स उनके लिए सरल होते हैं। इनमें भी 12-12 मैट्रिक्स के 3 सेट होते हैं तथा इनकी कठिनाई स्तर अधिक होती है। मतलब एपीएम जो था वो एसपीएम और सीपीएम जो सॉल्व कर लेता था इजली, उनके लिए था। मीनिंग ऑफ रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रावेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का अर्थ क्या है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है। इसकी रिलायबिलिटी 13 साल के लिए 0.88, देन ऐसे ही बताया गया है जैसे कि 50 साल के लिए 0.83 है। वैलिडिटी इसकी बताई गई है तो वैलिडिटी इसकी 0.86 है। इसके बाद आप इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे, क्रियात्मक पक्ष। इसमें परीक्षण का नाम पहले तो बताएंगे, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। इसका निर्माण किसने किया था, जेसी रावेंस ने किया था। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है मानसिक योग्यता का परीक्षण करना। देन आप इसमें सब्जेक्ट की डिटेल्स बता देंगे, प्रयोगकर्ता का परिचय दे देंगे। फिर आप इसमें बताएंगे जब आप प्रैक्टिकल कर रहे थे उसकी डिटेल्स। आवश्यक उपकरण के बारे में फिर आप बताएंगे क्या क्या आपको चाहिए था इसके लिए, जैसे रावेंस की परीक्षण पुस्तिका, मैनुअल, नियमावली, रिकॉर्ड फॉर्म, प्रतिशत स्कोरिंग टेबल, पेन, पेंसिल, रबड़ इत्यादि। फिर आप इसमें प्रारंभिक तैयारी बताएंगे, क्या क्या आपने पहले किया था। रोशनीदार कमरा होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, दूसरे विषय की उचित दूरी होनी चाहिए, कोई भी बाहरी कारक उसे इन्फ्लुएंस ना करे आपके सब्जेक्ट को। ये सब आप प्रारंभिक तैयारी में बता देंगे। देन आप निर्देश लिखेंगे कि आपने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए अपने सब्जेक्ट को। तो आपने पहले परीक्षण पुस्तिका उसे प्रदान की, उसमें बता दिया कि उसमें 5 सेट हैं, ABCDE। इसमें कुल 12 समस्याएं हैं और टोटल 60 समस्याएं हैं।
इसमें आप पूरा बता देंगे क्या क्या निर्देश आपने दिया, फिर आप प्रक्रिया लिखेंगे। ये है आपकी मैट्रिक्स SPM की पूरी। देन आप इसमें पूरा अच्छे से बता देंगे क्या प्रक्रिया थी आपकी। फिर आप निरीक्षण तालिका बनाएंगे। इसमें जो 5 आपके सेट नंबर हैं उसमें कितनी त्रुटियां आई हैं और कितने प्राप्तांक आए हैं, ये आप इसमें लिखेंगे तालिका में। फिर आप ग्रेडिंग तालिका बनाएंगे जिसमें आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में ये बताएंगे कि कितने प्रतिशत पे क्या बुद्धि स्तर होगा। ये ऐसे आप शो कर सकते हैं इसमें। फिर आप इसमें प्रतिशांक रैंक तालिका बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे प्रतिशतांक और दूसरी तरफ रैंक बताएंगे। फिर आप इसकी गणना करेंगे। प्रतिशतांक की गणना के लिए प्रतिशतांक में अंतर और कुल अंक में अंतर इंटू कर देंगे 2 से। ये आपका प्रतिशतांक निकल आएगा 66। आप जो अपनी फाइल बनाएंगे उसमें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो डेटा आएगा वो रख के देखेंगे। फिर आप इसमें परिणाम बताएंगे क्या परिणाम आ रहा था। तो इसमें जो सब्जेक्ट था वो थर्ड पे स्टैंड कर रहा था, तो वो जो है एवरेज बच्चा हो जाएगा, औसत बुद्धि होगी उसकी। फिर आप परिणामों की व्याख्या करेंगे। सेट ए के परिणामों की व्याख्या, फिर सेट बी के परिणामों की व्याख्या, फिर सी सेट के परिणामों की व्याख्या, देन डी सेट के परिणामों की व्याख्या, देन ई के परिणामों की व्याख्या। ऐसे आप बता देंगे कि कुल कितने प्रश्न किए और कितनी त्रुटियां निकली उसमें। फिर आप बताएंगे निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न। ये जो आपका सब्जेक्ट था वो औसत बुद्धि का है, तो ये आप इसमें निष्कर्ष में बताएंगे। फिर इसका शैक्षिक निहितार्थ बताएंगे आप इसमें कि यह जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसके बारे में आप पूरा बता देंगे इसमें। फिर आप ये रेफरेंस दिखा सकते हैं ऐसे कि आपने यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है इसमें। ओके, थैंक यू।